अपठित बोध। बच्चों, किसी भी भाषा को सीखने के क्रम में तथा ज्ञान विज्ञान के विस्फोट के इस युग में जानकारी प्राप्त करने में पठन कौशल एक विशिष्ट भूमिका का निर्वहन करता है। विभिन्न प्रकार के विषयों की सामग्री को आत्मसात करने के लिए आवश्यक है कि छात्र उस सामग्री को पढ़े, पढ़कर समझे, उस पर चिंतन मनन करे और फिर उस पर शुद्ध, स्पष्ट एवं सुसंगत रूप से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सके। इसके लिए अर्थग्रहण का अभ्यास आवश्यक है। अर्थग्रहण का यह अभ्यास दो प्रकार से किया जा सकता है: पूर्व पठित सामग्री के माध्यम से तथा किसी अपठित सामग्री को आधार बनाकर। इन दोनों प्रकार की सामग्री का अपना अपना महत्व है, किंतु अर्थग्रहण की योग्यता के मूल्यांकन में अपठित सामग्री की अपनी एक विशिष्ट उपयोगिता है। बच्चों, स्कूली स्तर पर अर्थग्रहण के मूल्यांकन के लिए पठित सामग्री प्रायः पाठ्यपुस्तक से संबंधित होती है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्र उस सामग्री के एकाधिक बार संपर्क में आ चुका होता है और फलस्वरूप वह सामग्री छात्र के पूर्व ज्ञान का एक अंश बन जाती है। ऐसी स्थिति में पठित सामग्री के माध्यम से छात्र के अर्थग्रहण परीक्षण को पूरी तरह उसकी अर्थग्रहण योग्यता का निरपेक्ष परिचायक नहीं माना जा सकता है। इसके विपरीत अपठित सामग्री छात्र के पूर्वानुभव का अंग नहीं होती, अतः उसके आधार पर मूल्यांकन से छात्र की स्वतंत्र सोच समझ पर आधारित अर्थग्रहण योग्यता को उजागर किया जाता है। इस कारण यह माध्यम पठित सामग्री की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। अपठित गद्यांश की सामग्री के अंतर्गत लेख, निबंध, समाचार, विज्ञापन आदि हो सकते हैं। अपठित गद्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखते समय निम्नलिखित बातें ध्यान में रखी जाएं। नंबर 1, पूछे गए प्रश्नों में अंतर्निहित उद्देश्य को समझकर ही प्रश्नों के उत्तर खोजे जाएं। 2, प्रश्नों के उत्तर प्रस्तुत सामग्री में निहित रहते हैं, इसलिए गद्यांश को 2-3 बार ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। 3, अपने उत्तरों को प्रस्तुत सामग्री तक ही सीमित रखना चाहिए। विषय से संबंधित पूर्व प्राप्त अन्य जानकारी के उल्लेख से बचना चाहिए, क्योंकि अर्थबोध परीक्षण का आधार प्रस्तुत सामग्री है। 4, उत्तर लिखते समय सरल, सुबोध, सहज भाषा का प्रयोग अपेक्षित है। यथासंभव अपठित गद्य में प्रयुक्त शब्दावली के प्रयोग से बचें। आओ बच्चों, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर खोजें। बच्चों, हमारा हिमालय से कन्याकुमारी तक फैला हुआ देश आकार और आत्मा दोनों दृष्टियों से महान और सुंदर है। उसका बाह्य सौंदर्य विविधता की सामंजस्यपूर्ण स्थिति है और आत्मा का सौंदर्य विविधता में छिपी हुई एकता की अनुभूति है। चाहे कभी ना गलने वाला हिम का प्राचीर हो, चाहे कभी
ना जमने वाला अतुल समुद्र हो, चाहे किरणों की रेखाओं से खचित हरितिमा हो, चाहे एक रस शून्यता ओढ़े हुए मरु हो, चाहे सांबले भरे मेघ हो, चाहे लपटों में सांस लेता हुआ बवंडर हो, सब अपनी भिन्नता में भी एक ही देवता के विग्रह को पूर्णता देते हैं। जैसे मूर्ति के एक अंग का टूट जाना संपूर्ण देव विग्रह को खंडित कर देता है, वैसे ही हमारे देश की अखंडता के लिए विविधता की स्थिति है। यदि इस भौगोलिक विविधता में व्यापक सांस्कृतिक एकता न होती तो यह विविध नदी, पर्वत, वनों का संग्रह मात्र रह जाता। परंतु इस महादेश की प्रतिभा ने इसकी अंतर आत्मा को एक रसमयता में पलावित करके इसे विशिष्ट व्यक्तित्व प्रदान किया है, जिससे यह आसमुद्र एक नाम की परिधि में बंध जाता है। हर देश अपनी सीमा में विकास पाने वाले जीवन के साथ एक भौतिक इकाई है, जिससे वह समस्त विश्व की भौतिक और भौगोलिक इकाई से जुड़ा हुआ है। विकास की दृष्टि से उसकी दूसरी स्थिति आत्मरक्षात्मक तथा व्यवस्थापरक राजनीतिक सत्ता में है। तीसरी सबसे गहरी तथा व्यापक स्थिति उसकी सांस्कृतिक गतिशीलता में है, जिससे वह अपने विशेष व्यक्तित्व की रक्षा और विकास करता हुआ विश्व जीवन के विकास में योग देता है। यह सभी बाह्य और स्थूल तथा आंतरिक और सूक्ष्म स्थितियां एक दूरी पर प्रभाव डालती और एक दूसरे से संयमित होती चलती हैं। एक विशेष भूखंड में रहने वाले मानव का प्रथम परिचय संपर्क और संघर्ष अपने वातावरण से ही होता है और उससे प्राप्त जय पराजय समन्वय आदि से उसका कर्म जगत ही संचालित नहीं होता, प्रत्युत अंतर्जगत और मानसिक संस्कार भी प्रभावित होते हैं। तो आओ बच्चों, अब हम उपर्युक्त वर्णित गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर खोजें। प्रश्न संख्या 1, अवतरण का उचित शीर्षक दीजिए। उत्तर, देश की सांस्कृतिक एकता। प्रश्न संख्या 2, हमारे देश की सुंदरता किस में निहित है? उत्तर, हमारे देश की बाह्य सुंदरता विविधता के सामंजस्य और आत्मा की सुंदरता विविधता में छिपी एकता में निहित है। प्रश्न संख्या 3, कौन एक ही देवता के विग्रह को पूर्णता प्रदान करते हैं? उत्तर, ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढके पर्वत, अतल गहराई वाले सागर, रेगिस्तान, घने काले बादल, बवंडर आदि देवता के विग्रह को पूर्णता प्रदान करते हैं। प्रश्न संख्या 4, हमारे देश की अखंडता के लिए विविधता की स्थिति कैसी है? उत्तर, हमारे देश की अखंडता के लिए विविधता की स्थिति वैसी ही है जैसे किसी मूर्ति की पूर्णता, मूर्ति का एक अंग भी टूट जाना देव विग्रह को जैसे खंडित कर देता है, वैसे ही हमारे देश की अखंडता है। प्रश्न संख्या 5, विकास की दृष्टि से किसी देश की स्थिति किस में है? उत्तर, विकास की दृष्टि से किसी देश की स्थिति आत्मरक्षात्मक और व्यवस्थात्मक राजनीतिक सत्ता में है, वह उसकी सांस्कृतिक गतिशीलता में है। प्रश्न संख्या 6,
किसी स्थान पर रहने वाले मानव का सबसे पहला परिचय किससे होता है? उत्तर, किसी स्थान पर रहने वाले मानव का सबसे पहला परिचय अपने वातावरण से होता है, जिससे जूझकर वह अपना मानसिक संस्कार करता है। प्रश्न संख्या 7। हमारा देश कहां से कहां तक फैला हुआ है? उत्तर, हमारा देश हिमालय से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। प्रश्न संख्या 8। हमारे देश की भौगोलिक विविधता में क्या व्यापक है? उत्तर, हमारे देश की भौगोलिक विविधता में सांस्कृतिक एकता व्यापक है। प्रश्न संख्या 9। प्रत्येक देश अपनी सीमा में विकास पाने वाले जीवन के साथ क्या है? उत्तर, प्रत्येक देश अपनी सीमा में विकास पाने वाले जीवन के साथ एक भौतिक इकाई है। प्रश्न संख्या 10। कोई देश अपने विशेष व्यक्तित्व की रक्षा कैसे करता है? उत्तर, प्रत्येक देश अपने विशेष व्यक्तित्व की रक्षा अपनी सांस्कृतिक गतिशीलता से करता है। प्रश्न संख्या 11। हमारे देश का बाह्य सौंदर्य किस में समाहित है? उत्तर, हमारे देश का बाह्य सौंदर्य विविधता की सामंजस्यपूर्ण स्थिति में है। प्रश्न संख्या 12। मूर्ति के एक अंग का टूट जाना क्या खंडित कर देता है? उत्तर, मूर्ति के एक अंग का टूट जाना संपूर्ण देव विग्रह को खंडित कर देता है।